हार्ट अटैक से बचने की बात है तो बच तो आप नहीं सकते। अगर आप प्रोन हैं या आप में रिस्क फैक्टर्स हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। लेकिन हार्ट अटैक की जब आप बात करते हैं तो आज के युग में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में उभर के आ रही है। डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया की कैपिटल होगी, इंडिया जो है हमारा। नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेहत की और हमारे साथ हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनोद धारेवा। डॉक्टर विनोद धारेवा के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने पिछले 3 दशक से हार्ट के क्षेत्र में काफ़ी सेवाएं दी है। एक से एक बढ़कर क्रिटिकल केस को इन्होंने फेस किया है और लोगों को, रोगियों को नई जिंदगी दी है। हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं कि आप कितने दिनों से इस क्षेत्र में हैं और कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है? मैंने अपनी MBBS और MD SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से की है और 1990 के शुरुआत में मैंने अपनी MD कंप्लीट करी थी जनवरी फरवरी में। और उसके बाद मैंने 1 साल तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर JLN मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दी है। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का फेलो भी हूँ और हमेशा चिकित्सा में अपने ज्ञानवर्धन के लिए नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर अटेंड करता रहा हूँ और कार्डियोलॉजी मेरा प्रिय विषय है और लगभग 30 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए। डॉक्टर साहब, इस रोग का लक्षण क्या है? हार्ट अटैक या हार्ट की परेशानी का लक्षण क्या है? हार्ट अटैक की जब आप बात करते हैं तो आज के युग में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में उभर के आ रही है। डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया की कैपिटल होगी, इंडिया जो है हमारा। और लक्षण की जहाँ तक बात करते हैं तो हार्ट अटैक के अंदर जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो एक क्लियर कट है, वो ये है कि सीने के बाएं भाग में दर्द होता है और बहुत ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। और ये दर्द आपको पेट की तरफ भी जा सकता है, गर्दन की तरफ भी जा सकता है, आपके जबड़ों में जा सकता है, आपके बाह में भी आ सकता है। हो सकता है छाती में ज़्यादा दर्द ना हो, लेकिन बाहों में दर्द हो रहा हो या जबड़ों में दर्द हो रहा हो तो भी वो हार्ट अटैक हो सकता है। इसके साथ धड़कन तेज भी हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के कोई लक्षण नहीं होते और बिना लक्षण के हार्ट अटैक चुपचाप हो जाता है। और जब पेशेंट हार्ट फेल्योर में, मतलब हार्ट जब खून को आगे पंप नहीं कर सकता है, वैसी स्थिति में चला जाता है, तब पता चलता है। ये मुख्य लक्षण है हार्ट अटैक के। ये किस उम्र में अधिक होने का चांस होता है? उम्र की जहाँ तक बात है, इस बारे में मैं ये कहूँगा, जब हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो हमें ये बताया गया था या पढ़ाया गया था कि 50 साल के पहले की उम्र के अगर आते हैं, कम के आते हैं, तो हार्ट अटैक मत सोचो। 50 की उम्र के बाद अगर कोई छाती में दर्द की शिकायत लेके आता है तो हार्ट अटैक सोचना चाहिए और उस दिशा में जांच वाँच करवानी चाहिए। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 28 साल की उम्र में मेजर हार्ट अटैक ट्रीट किया हुआ है इसी पूर्णिया शहर में। और बाद में जब उसकी एंजियोग्राफी कराई तो पता चला कि उसके हार्ट की खून की तीनों नसें ब्लॉक थी और उस लड़के की 29 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी हुई, जो आज भी जीवित है, आज भी मेरे ट्रीटमेंट में है। इसलिए उम्र की जहाँ तक बात है, आज 25 साल 30 साल में भी हार्ट अटैक के केसेस मिल रहे हैं और अब 35 साल 40 साल तो कॉमन बात हो गई है। 35-40 की उम्र में कोई भी पेशेंट आपके पास सीने में दर्द की शिकायत लेके आता है तो हार्ट अटैक के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और हार्ट अटैक की दिशा में सारी जांच पड़ताल करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जिसके बारे में अभी बताया वो महज 29 साल के थे। वो किस परिस्थिति में आपके पास आए थे और आपने कैसे पहचान की कि ये हार्ट का ही रोगी है? वो जब मेरे पास OPD में आए थे, बहुत परेशान थे, पूरी तरह से पसीने में तरबतर थे और उनको 1 घंटे से लगभग चेस्ट पेन हो रहा था।
और बिल्कुल दुबला पतला लड़का, और उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे। रिस्क फैक्टर जैसे न तो स्मोकर था, न वो कोई शराब का सेवन करता था, और फिजिकली भी फिट था। वजन उसका मात्र 52 किलो। तो मैंने कहा कि जिस तरह के लक्षण वो बता रहा था, मुझे थोड़ी शंका हुई कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है इसको। मैंने कहा एक ईसीजी, एक साधारण सी जांच होती है, जो मैंने तुरंत करवाई, और मुझे खुद आश्चर्य हुआ ईसीजी देख करके कि उसको मैसिव हार्ट अटैक था। और फिर मैंने उसका जो भी था उस समय इलाज शुरू किया। यहाँ उस ज़माने में जब वो आया था पेशेंट, तो पूर्णिया के अंदर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं थी, तो उसको थ्रोम्बोलाइज करके स्टेबलाइज करके बाद में हमने उसको बाहर भेजा, और फिर एंजियोग्राफी हुई, तब वो पता चला कि उसकी खून की तीनों की नसें ब्लॉक। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, ये क्या ये है? देखिए, मौसम की जहाँ तक बात है, हार्ट अटैक किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या मोटापा है, उनके सर्दियों में चांसेस हार्ट अटैक के कुछ बढ़ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। इसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में जो रक्त प्रवाह शरीर का होता है, वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है टेम्परेचर के चलते। मतलब जैसे गर्मियों में टेम्परेचर के चलते रक्त प्रवाह आपका फास्ट होता है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि सर्दियों में रक्त थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो उसका धमनियों में जो प्रवाह है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसकी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और पर्टिकुलरली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास अक्सर हार्ट अटैक और लकवा, ये दोनों चीज़ ज़्यादा पाया जाता है स्लगिश ब्लड सर्कुलेशन के चलते। इसकी वजह यही है। हार्ट अटैक के पहले का लक्षण क्या है? जैसे हार्ट अटैक कई बार एकाएक होता है, कोई लक्षण प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स आपको नहीं मिलते हैं। जैसे पेशेंट बैठा हुआ है, नॉर्मली काम कर रहा है, एकाएक एक बहुत ज़बरदस्त चेस्ट पेन हुआ, मरीज को तकलीफ हुई, सीने के अंदर जकड़न महसूस हुई या सांस में तकलीफ महसूस हुई, वो हो सकता है। कई ये केसेस में ये स्लो एंड धीरे धीरे भी होता है। जैसे पेशेंट बैठा हुआ है तो ठीक है, लेकिन वो 10-5 कदम चला तो उससे सीने में तकलीफ होने लगती है, और सीने में तकलीफ, फिर वो बैठ जाता है, आराम कर लेता है, तो फिर उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा चला और चला तो फिर तकलीफ होने लगती है, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक का इमोशनल अपसेट से क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी आज की जो जीवन शैली है हमारी, इमोशनल अपसेट, शायद आप तनाव का जिक्र कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी का जन्म देता है, वो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, कुछ भी हो, या मानसिक समस्याएं हैं। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की बीमारियों में, और हार्ट अटैक के अंदर ये एग्रावेट करता है, क्योंकि जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और जिनकी वजह से खून की नसों में सिकुड़न हो जाती है, मतलब खून की नसें संकुचित हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। और ऑलरेडी अगर पेशेंट डिसीज्ड है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है, या खून में वो वसा का जमाव है, और रक्त प्रवाह सिकुड़न की वजह से कम हो गया, तो हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो तनाव एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक के लिए। क्या इसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है क्या? हाँ, जो इसकी मुख्य वजह है, या जो प्रक्रिया है हार्ट अटैक होने की, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रूप से होता है, जिसका होना भी ज़रूरी है। जब ये एक मात्रा से आगे बढ़ जाता है, या इसका ब्लड में लेवल जब सीमित मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, तो ये रक्त की धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। तो रक्त की धमनी जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी का जो पाइप है, वाटर सप्लाई का जो पाइप होता है, पाइपलाइन जो होती है आपकी, पाइपलाइन में कचरा आ गया, तो आपने देखा होगा कचरा आ जाता है तो आपने देखा होगा पानी का बहाव कम हो गया, फोर्स कम हो गया। उसी तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं आपकी, इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने से वो धमनियों में रक्त जमने लगता है, और जमने लगने की वजह से धमनियां जो है वो संकुचित हो जाती हैं, और उसमें जो उसका ल्यूमिन है वो कम हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है, और हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो इटियोलॉजी या वजह जो होती है हार्ट अटैक की, उसके अंदर एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली उसमें कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है।
तो बुरे कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल है और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनकी मात्रा जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट अटैक होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। सामान्य शरीर में कितना प्रतिशत होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, या क्या उसका लेवल होना चाहिए? जैसे प्रतिशत की बात नहीं है, जैसे इसको हम लोग मिलीग्राम पर लीटर डेसीलीटर पर मेज़र करते हैं। तो जो इसमें एलडीएल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसका लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, मतलब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का उसका होता है, 100 से नीचे रहना चाहिए। उसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये आपकी 120-30 से नीचे रहनी चाहिए। और एचडीएल जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसका लेवल आपका अगर 50 या उसके आसपास या उससे ज़्यादा है तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। मतलब एचडीएल अगर ज़्यादा हो और एलडीएल कम हो तो आपको हार्ट अटैक वगैरह होने की संभावना कम रहेगी। जी जी जी। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है, जैसे आज के युग में अब खेल कूद की भी कम हो गए, लोगों की लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि लोगों को समय नहीं मिलता है स्पोर्ट्स के लिए। तो आप एक जीवन में आदत डाल लें 30 साल की उम्र के बाद में कि रोजाना आपको पौन घंटा टहलना है। टहलना बहुत आवश्यक है, इससे आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरी चीज़ है डाइट, जो खान पान है आपका। खान पान के अंदर वसा पर जो चर्बी है उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। तो वसा से मेरा मतलब है जो हम लोग खाने पीने में घी तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बंद नहीं करें उसको, घी तेल ज़रूर खाएं। और जो ट्रेडिशनल हिंदुस्तान में खाने पकाने का तरीका है, आप वही घी तेल इस्तेमाल करें, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन घी तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। जैसे शादी विवाह में जो आपके व्यंजन बनते हैं, सब्जियां बनती है जिसके अंदर तेल आपने देखा होगा तैरते रहता है, उस तरह का खान पान नहीं हो। हाँ, जितना मिनिमल आवश्यक है घी तेल वो आप ज़रूर सेवन करें, लेकिन जहाँ तक संभव हो अत्यधिक घी तेल वसा का इस्तेमाल नहीं करें। फास्ट फूड एक बहुत बड़ा कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का आज के युग में, तो फास्ट फूड का भी सेवन नहीं करें। नटशेल में मैं यही कहूँगा कि जो अपने प्राचीन भारत की जो कुकिंग की पद्धति है या भोजन बनाने की पद्धति है हिंदुस्तान में, चाहे आप किसी भी कोने में जाएं, हर जगह अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक है। और जो आपके हमारे बाप दादाओं ने जो खान पान रखा अपना, हमें उसी लाइन पे चलना चाहिए और वसा का जहाँ तक संभव हो कम से कम व्यवहार करें। हार्ट अटैक से बचने के लिए डॉक्टर साहब क्या जांच कराना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हार्ट अटैक से बचने की बात है तो बच तो आप नहीं सकते। अगर आप प्रोन हैं या आप में रिस्क फैक्टर्स हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। लेकिन हाँ, अपना रेगुलर चेकअप करा करके आप निश्चित से तौर पर इस बीमारी से बच भी सकते हैं या इसकी प्रक्रिया को आप धीमा कर सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल आजकल डिक्टम है कि 30-35 की उम्र के बाद में जिनके शरीर में शारीरिक परिश्रम नहीं के बराबर है, जिसको हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, शरीर का हिलना डुलना लगभग नहीं के बराबर है, वैसे लोगों के लिए 30-35 की उम्र के बाद में साल में एक बार कम से कम आप एक ईसीजी, जो कि आपको किसी भी गांव में भी ये सुविधा मिल जाएगी, शहरी लेवल में तो सब जगह ये है, एक रूटीन ईसीजी अवश्य करा लें। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई शंका लगती है या आपका फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके घर में माता को, पिता को या दादा को किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक साल में अपना एक ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी जिसको कहते हैं, टीएमटी का टेस्ट भी ज़रूर करा लें। और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, उसकी जांच। ये 3 जांचें अगर आप साल में एक बार भी करा लेते हैं, अगर आपको रिस्क फैक्टर है या आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो बहुत हद तक आप इस बीमारी से बच भी सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं या इसकी प्रक्रिया को आप धीमा कर सकते हैं। और ये तीनों ही जांचें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से कराई जा सकती हैं और कोई महंगी जांच नहीं है ये। तो ट्रेडमिल टेस्ट, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, ये 3 बेसिक जांच है जो हार्ट अटैक से बचाव के लिए आपको सालाना 30-35 की उम्र के बाद में निश्चित करानी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल एक चीज ही है क्या? हाँ, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल एक ही चीज़ है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि शरीर में जितने भी तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको लिपिड्स कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की कई तरह की वैरायटी होती है।
तो इसीलिए उसको लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत वो सारे कोलेस्ट्रॉल अच्छे बुरे जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं, उसमें सारों की मात्रा पता चल जाती है लिपिड प्रोफाइल से। कितने कितने दिनों पर ये जांच कराते रहना चाहिए ताकि वो अपने को समझे कोई भी कि हम स्वस्थ हैं? अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर है कि आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, तो आपको 30-35 की उम्र के बाद में हर साल में एक बार कम से कम करानी चाहिए। अगर आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, मतलब फैमिली हिस्ट्री भी मौजूद है, मोटापा भी है, आपको डायबिटीज़ भी है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, तो 3 महीने 4 महीने पे एक बार कम से कम ईसीजी और कोलेस्ट्रॉल की जांच या लिपिड प्रोफाइल की जांच आपको हर 3-4 महीने के अंतराल पे अवश्य करा के चेक करते रहना चाहिए। और अगर कुछ निकलता है तो उसके ऊपर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उसको नियंत्रित करवावें। और ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी, उनको भी हर 3-4 महीने पे एक बार कम से कम ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल ये अवश्य करा लेना चाहिए। और साल में एक बार ट्रेडमिल और एको, अगर ईसीजी नॉर्मल है तो। अगर ईसीजी में कोई खराबी नहीं आ रही है तो आप ट्रेडमिल जरूर कराएं एक, और एक एको भी करा करके देख लें। हार्ट अटैक के रोगियों के लिए खान पान कैसा होना चाहिए डॉक्टर साहब? जिनको हृदय की बीमारी हो चुकी है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोग 4 चीज़ें अपने खाने पीने में रखते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स और फाइबर्स। ये हमारे खान पान का मुख्य हिस्सा है। तो हमें फैट का कम से कम सेवन करें, कार्बोहाइड्रेट भी आप कम लें और खाने में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा रखें और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखें और मिनरल्स की भी। अब ये आपको ये समझ में नहीं आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। तो फैट का मतलब हुआ, साधारण शब्दों में समझें तो घी तेल या नॉन वेजिटेरियन फूड में आपका मटन है, अंडे हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल के बहुत बड़े स्टोरेज इनमें है, तो इनका सेवन कम से कम करें। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ कि जैसे रोटी है, चावल है या फूड ग्रेन, बेसिक फूड ग्रेन जो आप खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हुए जो कि डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना ज़रूरी है चूँकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन भी एक कम मात्रा में रखें। और प्रोटीन्स, जैसे कि आप जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दाल है या मटर है या बीन्स है या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो ज़्यादा खाते हैं उनको ज़्यादा खानी चाहिए। या नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं उनको फ़िश या चिकन, जो ब्रॉयलर चिकन होता है जिसके अंदर फैट का अंश नहीं होता है, वो थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं। और फाइबर का मतलब हुआ आप सब्जियां, हरी सब्जियां और फल आप जितनी ज़्यादा अपने खान पान में रखें वो बेहतर है आपके लिए। और मिनरल्स भी आपको उनसे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो फाइबर का अंश आपके खाने पीने में अच्छा होना चाहिए, जो कि अधिकांश नहीं रहता है। हालांकि हमारा ट्रेडिशन है कि खाने में सलाद होना चाहिए, तो सलाद आप अच्छी मात्रा में खाएं। जो सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है आपके इलाके में, उसका सेवन अच्छी मात्रा में करें आप, तो आपको फाइबर और मिनरल्स की शरीर में कोई कमी नहीं होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट का और फैट, ये 2 चीज़ें अपने डाइट में आप कम रखें। और नहीं खाने में, जिनको हार्ट की बीमारी हो चुकी है, तो रेड मीट का मतलब अपने इस इलाके में जिसको खस्सी का मांस है, खस्सी का मांस, इसको रेड मीट कहा जाता है, या भेड़ का मांस है या बकरी का मांस है, ये बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए जिनको हार्ट की बीमारी है। और अंडे में भी एग यॉक जो होता है, जो पीला वाला पोर्शन होता है, वो आप नहीं खाएं, वाइट पोर्शन आप खा सकते हैं। या नॉनवेज आपके लिए खाना ज़रूरी है तो आप फिश ले सकते हैं, छोटी मछलियाँ जिनके अंदर चर्बी नहीं होती है वो आप खा सकते हैं। ब्रॉयलर चिकन आप थोड़ी बहुत मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खाएं, उसको एकदम बंद रखें। और अंडे का भी यॉक कम से कम नहीं खाएं। डॉक्टर साहब, शुगर और प्रेशर का क्या कनेक्शन है हार्ट अटैक से? शुगर और प्रेशर का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आपको डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं चौगुनी हो जाती हैं। इसलिए कि शरीर की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म में डायबिटीज़ जो है वो फिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और डायबिटीज़ के चलते हार्ट की बीमारी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो डायबिटीज़ हैं उनका रिस्क ज़्यादा है नॉर्मल आदमी से। उसी तरह से जिसका ब्लड प्रेशर की समस्या है, उसको भी हार्ट की बीमारी होने की ज़्यादा
आशंका रहती है नॉर्मल आदमी से। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं हार्ट अटैक की बीमारी से। इसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में एक सिंड्रोम एक्स कहते हैं। सिंड्रोम एक्स का मतलब हुआ मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये और एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, इन सब का जो मिला जुला एक रूप होता है उसको सिंड्रोम एक्स कहा जाता है। और जिनको ये होता है उनको हार्ट अटैक की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जिनको ये दोनों रोग है उनको हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या उनका उपाय होगा? वो जैसा मैंने कहा, एक तो आपका डाइट कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी, ये तो मस्ट है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये 3 चीज़ों पे आपको एसेंशियली हमेशा ध्यान देना होगा। डाइट, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, जो डायबिटीज़ के लोग हैं, जो डायबिटीज़ का परहेज है, जो कितनी कैलोरीज आपको लेनी है, क्या क्या लेना है, वो एक डायबिटोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छी तरह से बता देता है। खान पान अपना ठीक रखें और शुगर को अपनी कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर अपना, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, दवाइयाँ लें, दवाइयों को कंट्रोल में रखें और नियमित रूप से जांच कराते रहें। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर 2 महीने 3 महीने पे आप अपना एक रूटीन ईसीजी, रूटीन लिपिड प्रोफाइल ये अवश्य करा लें। साल में एक बार एको करा लें। अगर ईसीजी नॉर्मल आ रही है तो एक बार ट्रेडमिल करा लें आप। तो आप अगर इन चीज़ों पे सावधानी और प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है कि आप तनावग्रस्त कभी मत रहें। ज़िंदगी ठीक है, इसके कहना बहुत आसान है कि तनावग्रस्त नहीं रहें, लेकिन लाइफ में स्ट्रेस सबको है। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक पहला है कि सोशल लाइफ अपनी अच्छी रखें, मतलब अपने परिवार के साथ समय गुजारें, अपने दोस्तों के साथ समय गुजारें, अपने सुख दुख को आप शेयर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इन चीज़ों से आप तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और इस तरह की आदत डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुश रहना भी सीख जाएंगे। मतलब खुश रहना बहुत आवश्यक है। और फिजिकल एक्टिविटी, मतलब मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजेस, योगा, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि आपको 24 घंटे में से कम आधा घंटा इन चीज़ों को देना चाहिए 30 साल की उम्र के बाद। डॉक्टर साहब, आप लंबे दिनों से प्रैक्टिस में हैं और हृदय के रोगियों का इलाज कर रहे हैं। आपको अनुभव होगा और आप अपना अनुभव शेयर करें कि सबसे ज़्यादा पुरुषों में यह रोग है या फिर महिलाओं में या दोनों में? देखिए, जब तक पुरुषों और महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाएं जब तक उनको रजोवृत्ति नहीं होती या मेनोपॉज जिसको कहते हैं, तब तक उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का हार्मोन लेवल ऐसा है कि उनको हार्ट अटैक नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन रजोवृत्ति के बाद में, रजोवृत्ति के पहले महिलाओं में हार्ट अटैक बहुत कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। पुरुषों में रजोवृत्ति बोल करके कुछ नहीं होती है, तो पुरुषों का इंसिडेंस ज़्यादा है महिलाओं से। लेकिन जब महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है, रजोवृत्ति हो जाती है, उसके बाद की जो उम्र है उसमें महिलाओं को भी हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों के बराबर ही है और कई बार तो पुरुषों से ज़्यादा है। उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? वही जो हम लोगों ने बातें करी, आपकी 3 है सीधा सा: डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और रेगुलर चेकअप्स। डॉक्टर साहब, कितनी बार हार्ट अटैक होने के बाद लोगों की मौत हो जाती है? ये एक लेमैन की सोच है कि कितनी बार हार्ट अटैक। अक्सर लोग बोला करते हैं कि 2 बार 3 बार हो जाएगा तो अब वो मर जाएगा, बच जाएगा। गांव में ऐसी चर्चा है। हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप अनपढ़ लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि पहले में बच जाएंगे, दूसरे में भी बच जाएंगे, तीसरे में मौत हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले हार्ट अटैक में भी मौत आ सकती है और हार्ट अटैक मुख्य जो होता है, पहला, दूसरा, तीसरा कुछ नहीं होता है। जैसे हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं। अब ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपकी एक नस ब्लॉक हुई, उस समय आपको हार्ट अटैक हुआ, फिर कभी दूसरी नस ब्लॉक हो गई तो दोबारा हो गया, तीसरी बार हुआ, तीसरी नस ब्लॉक हुई तो तिबारा हो गया, या फिर 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। तो कितनी बार होने से मौत होगी ये कहना मेरे ख्याल में गैर वाजिब है। पहली बार के हार्ट अटैक में भी आपकी मृत्यु हो सकती है, तीसरी चौथी बार हुआ तो भी आप बच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले में आप नहीं मरिएगा और तीसरे में मर जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी मौत की संभावना ज़्यादा होती है। मान लीजिए पहली दफ़ा ही हार्ट अटैक हुआ लेकिन आपकी हृदय की खून की 3 नसें ब्लॉक थी, तो आपके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और तीसरी बार हुआ लेकिन आपकी एक नस फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपके बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ये जो है सोच, ये गलत सोच है।
बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। हमारे दर्शकों के बीच जो ग्रामीण इलाकों में वहम है उसको आपने दूर कर दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कोरोना काल में हार्ट अटैक या हार्ट के रोगियों को किस तरह से बचकर रहना चाहिए। देखिए, कोविड का जो ये युग है, जो हम लोग पिछले 6-7 महीनों से झेल रहे हैं, तो ये एक बहुत नई बीमारी आई है जिसके बारे में चिकित्सा क्षेत्र को भी अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन इन 6-7 महीनों का जो इस बीमारी का अध्ययन है उसमें ये पाया गया है कि कोरोना वायरस जो है ये हार्ट को भी अटैक करता है। मायोकार्डाइटिस की बीमारी कोरोना वायरस के चलते पाई गई है। तो निश्चित तौर पे जो भी हृदय के रोगी हैं, अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा उनकी बीमारी की ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है, या मृत्यु की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है इस कोरोना बीमारी की वजह से। इसलिए हार्ट के रोगियों को कोरोना काल में जो भी इससे बचने के उपाय हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, जैसे मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी है, सैनिटाइजेशन वगैरह, इन सब चीज़ों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब ने आसान भाषा में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां दी। हम डॉक्टर साहब का न धन्यवाद कर सकते न शुक्रिया कर सकते, लेकिन आभार प्रकट जरूर करेंगे। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।